हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? कैसा गया एग्जाम? दिसंबर 25 का ओएमएसएम पेपर का रिव्यू करने जा रहा हूं। जल्दी से आप समझ लेंगे कि क्या आया क्या नहीं आया, और ये भी जान लेंगे कि एमसीक्यूज के क्या क्या आंसर है। तो लेवल ऑफ पेपर अगर मेरे से पूछे तो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल पेपर था, जो कि हमने प्रेडिक्ट कर दिया था आपके साथ एबीसी एनालिसिस में और सुपर 50 क्वेश्चंस में। हमारा एनालिसिस जो सुपर 50 का हमने किया उससे ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के क्वेश्चन तो छप के आ गए और 49 मार्क्स के थ्योरी भी छप के आ गए। सिमिलर प्रैक्टिकल 21 मार्क के मिल गए। ये सुपर 50 क्वेश्चंस वगैरह अपलोड किए गए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ओएमएसएम का, और अपलोड किया था हमने आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का और एमए का और एफएमडीए का। सो बेस्ड ऑन दिस वी कुड प्रिडिक्ट अप टू 70 मार्क्स पेपर। कैन यू इमेजिन? अभी हमने अपने मॉक टेस्ट संग्राम से तो मिलाया ही नहीं है कि उससे कितना मैच हुआ है, बट ओवरऑल हमने देखा है कि अभी तक मॉक टेस्ट में भी सक्सेस हमारा 40-50% तक का रहा है। तो इट इज अ रियल गुड थिंग दैट वट एवर वी हैव बीन गाइडिंग यू has been now successful। तो anyway, आप आगे के टेस्ट के लिए भी सुपर 50 जरूर रेफर करें, जिसका लिंक आप सुपर 50 के वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार इसका एमसीक्यू जरूर देख लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू कहाँ से आ रहा है, जो अपने एमसीक्यू बुकलेट आपके साथ शेयर किए थे, कि एमसीक्यू वीडियोस पूरा सारे सब्जेक्ट का, इंटर का जो जो हम लोग एसएससी में होता है उसका जो डाले थे, उसमें से भी सब मैच हो गया, राइट। तो एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू ऑपरेशंस ऑफ आरएन लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन इज हाउ टू रीच द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दिस। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए अगर आप कॉमन सेंस से भी आंसर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा है। इसका आंसर है डिलीवरी प्लानिंग, और ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये एमसीक्यू बैंक का है। सेकंड, आईएसओ स्टैंडर्ड, हमने आपको पहले भी बताया था अपने एबीसी एनालिसिस में भी कि इसके ऊपर जरूर से पढ़ के जाना, कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट गाइडलाइन कौन सा है इसमें? में 9004, और ये भी एमसीक्यू बैंक में आपको करवा दिया गया था। इन अ पर्टिकुलर प्लांट देयर आर 15 वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड द आउटपुट पर मंथ कंसिस्ट ऑफ 25 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 450 यूनिट्स, हाउ मच इज द मंथली प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह का सेम सम्स अपने क्लास में किए हुए हैं, क्लास नोट्स में, या आप सोच सकते हैं ICMI मैट में भी इस तरह का कुछ डिस्कशन है। तो इसका आंसर क्या है? आपको मंथली प्रोडक्टिविटी निकालना है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? क्या तो आउटपुट पर डे हो सकता है, या तो आउटपुट पर वर्कर हो सकता है। अगर आप पर डे निकालने जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट पर वर्कर पूछ रहा है। तो 450/1530 इज द आंसर। तो ये सिमिलर सम आपका किया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन योर MCQ बुक ऑल्सो। Next, in which phase of product life cycle the objective is to hold the existing customers and create new customers? ये भी बहुत इजी है कि अगर आप लाइफ साइकिल का थोड़ा सा भी नॉलेज रखें तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका आंसर है ग्रोथ फेज, ये भी एमसीक्यू बुक में था। गैंट चार्ट इज अ प्रिंसिपल टूल यूज्ड इन, अगर आपको ध्यान हो, शेड्यूलिंग में काम आता है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट एश्योर्स द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर टूल्स। तो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का कौन सा प्रोसेस इंश्योर करता है कि एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस होगी? तो उसका आंसर है क्वालिटी अश्योरेंस। इसमें कई बार क्वालिटी कंट्रोल मार्क हो जाता है अगर ठीक से नहीं पढ़ा हो, तो ये भी, बट अगर आप एमसीक्यू बुकलेट ठीक से पढ़ के गए हमारा, तो आपका सब कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का रहेगा, राइट। तो मैंने आपको हमेशा बोला था कि एमसीक्यू की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लास पढ़ लिए तो एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा। एमसीक्यू की तैयारी लगती है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग कई बार क्लास में कवर नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट में नहीं आता, बट एमसीक्यू में कोई एक लाइन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो कवर हो जाता है। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट, द स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी डी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 1 day इफ द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी डी आर 8 and 6 days. What is the independent float? तो independent float का फॉर्मूला क्या होता है? फ्री फ्लोट माइनस लैक ऑफ टेल इवेंट, सो दैट इज कमिंग 6 - 1 = 5। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो क्लास नोट्स की मदद से ये भी क्वेश्चन इजीली आपका हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कंस्ट्रेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट? तो टाइम, कॉस्ट, मशीन और क्वालिटी, तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। तो इसको आपका आंसर देना है मशीन। तो कंस्ट्रेंट हम लोग नॉर्मली मशीन को नहीं मानते हैं, नॉर्मली नहीं मानते हैं। तो ये क्या है? ये अगेन एमसीक्यू से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग व्हाट? इंस्पेक्शन कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट, सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बट एमसीक्यू बैंक से मैच होता हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है शटडाउन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ वर्कशॉप ऑफ गियर टेक लिमिटेड हैज 20 numbers of identical machines. From the failure pattern of the machine, it is calculated that expected time before failure is 4 months. ठीक है, expected time before failure मतलब mean time before failure is equal to 4 months. और उसके बाद बोल रहा है it costs ₹500 to attend a failure machine and rectify the same. तो बेसिकली MTBF का नहीं है ये, आप बोल सकते हैं elapsed time वाला जो था ना कि अपना टाइम कितना elapse हो रहा है, अपना टाइम कितना elapse हो रहा है, आपको याद आ रहा है, उसके ऊपर है ये। तो आपका एक फेलियर में 4 महीना लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि हम लोगों का बाकी साल में कितना फेलियर होगा। तो साल में कितना फेलियर होगा? 3 फेलियर हो सकता है अगर एक में 4 लग रहा है तो। इट कॉस्ट ₹500 टू अटेंड 1 फेल्ड मशीन, तो इसका साल का कॉस्ट हो गया 500 into 3, 1500। एंड व्हाट विल बी द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन्स? तो 1500 साल का हो गया, तो 20 नंबर्स हैं तो इंटू 20 करेंगे तो 30,000 आ रहा है। तो ये अगर आप मेंटेनेंस मैनेजमेंट पढ़े हैं तो ये क्लास के कॉन्सेप्ट से आराम से हो गया। नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी विच इज़ अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर मार्केट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी। ये भी एमसीक्यू बुक में इसका आंसर है बिजनेस स्ट्रेटजी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल? ये भी एमसीक्यू बुक में, जिसका आंसर है ऑब्जेक्टिव्स। स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका कौन सा में है? मिशन में, विजन में, वैल्यूज में? इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, इन द स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क द लेटर एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। ये तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट से ही बता दोगे, कोई जरूरी नहीं कि कहीं से आना जरूरी है। एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेड, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इन कॉन्टेक्स्ट विथ बीपीआर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू? बीपीआर हैज रिजल्टेड इन मेजर गेन इन स्पीड, इन एफिशिएंसी, इन क्वालिटी, या रिजल्टेड इन मेजर गेन इन एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड स्पीड, ऑल द 3। तो इसका आंसर है ऑल द 3। ठीक है, तो अगर बीपीआर पढ़े तो भी मिल जाएगा, एमसीक्यू बैंक पढ़े तो भी मिल जाएगा। तो कैन यू इमेजिन कितना मैच हुआ एमसीक्यू बैंक से? आउट ऑफ 11 तो एमसीक्यू बुकलेट में एसजीसी वाला में छपा हुआ था और एमसीक्यू बैंक से सब आ गया, बाकी 4 तो जो है वो कॉन्सेप्ट से आ गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर्स जो 2A 2B है ये सब सुपर 50 से काफ़ी हद तक मैच हुए हैं। जैसे यदि आप देखेंगे 2A में सुपर 50 में हमने क्या बताया था आपको? 2A में हमने बताया था आपको कि देखो 3 चीज़ पढ़ के जाना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न, रिसेंट ट्रेंड और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओएम। हालांकि मेरे को लग रहा था ये ग्रीन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली मैंने तीनों नाम लिखे थे तो रिसेंट ट्रेंड वाला ही आ गया। फिर सेकंड, लाइकवाइज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स ईच प्रोटेक्ट्स द लाइफ that goes through various phases of life cycle. In this context, analyze and align the prospective phases of life cycle. तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल मैंने ग्रीन में डाला भी था कि मेरे को लग रहा था ये आएगा तो आ गया। नेक्स्ट, ये वाला 3A में जो हम लोग का ABC एनालिसिस का पैटर्न था वो कह रहा था कि आपको पूछेगा यहाँ पर कोई प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चन, बट इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा जो नॉर्मली 5A में आता है। और बट जो क्वेश्चन आया वो बहुत ही इजी वाला है, एकदम बेसिक वाला, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड निकालने वाला क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते थे, कुछ भी यूनिक नहीं है। फिर 3B में देखेंगे अगर आप, ये कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस का आया है, जो कि 3B में यदि आप हमारा यहाँ पर देखोगे डिमांड फोरकास्टिंग मैंने लिखा था, तो उसमें भी मैंने भी मार्क किया था कि आप कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी मैच हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सॉल्यूशन का वीडियो कभी और आराम से लाएंगे, अभी फटाफट आप बस समझ लीजिए। 4A में क्या है? असाइनमेंट का क्वेश्चन है और इसमें मिनिमाइज टोटल कॉस्ट वाला है। हमने भी सुपर 50 में असाइनमेंट का क्वेश्चन आपके लिए मार्क किया था कि आप ये 4A में देख के जाना, बट मेरे को लग रहा था मिनिमाइज का आएगा, बट आ गया क्या आपका, मतलब मैंने जो क्वेश्चन लिया था एक्चुअली वो थोड़ा सा ट्रिकी वाला ही लिया था, ये तो और सिंपल वाला ही आ गया, मिनिमाइज वाला ही आया, बट हमने जो लिया था वो थोड़ा ट्रिकी लिया था, ये और ईजी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, उसके बाद देखो ये सिमुलेशन का क्वेश्चन है, और सिमुलेशन में नॉर्मली जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो कहता है कि आपको अलग अलग तरीके का सिमुलेशन पढ़ना है। जैसे कि एक आपको ध्यान होगा क्यू का था, एक कैश बैलेंस का था, और डिमांड ऑफ ड्रायर का भी एक क्वेश्चन मैंने डाला था। तो एस्टिमेटेड डिमांड
वगैरह जैसा ही कुछ आ गया, बस उसके जगह एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई क्यू वाला और वो सर्विस लाइन वाला भी क्वेश्चन नहीं है, बस रैंडम नंबर देके डिलीवरी टाइम को पता करके फिर उसका एवरेज निकालना है, जैसे एवरेज डिमांड का क्वेश्चन आता है। तो ये भी काफ़ी हद तक सुपर 50 में उसका एक टाइप बताया था। 5A देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मुलेशन है। तो एलपीपी में हमने लिख दिया था कि एक बार फॉर्मुलेशन देख लेना, बट मैंने सोचा कि मिनिमाइजेशन का आएगा, बट आया और भी इजी विच इज़ मैक्सिमाइजेशन। अगर मिनिमाइज सीखा होता है तो मैक्सिमाइज और इजी लगता है, और एकदम जो क्लास में अपने को कराया हुआ है उसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो आया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो है पर्ट चैप्टर का TOTM TP वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है, नेटवर्क डायग्राम निकालना है, पाथ्स बताना है, सारे पाथ्स बताना है। ध्यान रखना था कि ऐसा नहीं कि एक ही पाथ बताना है, क्रिटिकल पाथ उसमें से चुन के बताना है, और वेरिएंस आपको ईच एक्टिविटी का निकालना है। तो मैंने भी बोला था कि भाई साहब एक बार नेटवर्क डायग्राम का ये ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम वाला सम्स जरूर देख लीजिएगा। एक्चुअली और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, फ्लोट और क्रैशिंग का, वो सब तो आया ही नहीं। फिर SM का क्या बोलूँ, यहाँ पे देखो क्या पूछा है। पहला आपको निकालना है स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सुपर 50 में अगर आप ध्यान दोगे तो इंट्रोडक्शन टू SM हमने भी बोला था, बट यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ डाले थे, और स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क को लेकर स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे 6A में स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क बोलकर एज सच चलाकर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे आया है स्मार्ट गोल को लेकर। तो सुपर 50 में चैप्टर सेम है, टॉपिक मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट ब्लॉकचेन के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है डिजिटल स्ट्रेटेजी का। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर डिजिटल स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे तो चैप्टर फिर से मैच हो रहा है, और ब्लॉकचेन को भी लेकर हमने भी यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है। तो आपको भी ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो ऐसा नहीं है कि सुपर 50 में कुछ लिखा तो उसको हल्के में लेना है, सुपर 50 में जो लिखा है वो अच्छे से पढ़ना ही था। फिर यहाँ पर पेस्टल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन पूछा है, तो सुपर 50 में यदि आप देखेंगे फिर से पेस्टल फ्रेमवर्क है, मतलब पेपर काफ़ी रिपीट हो गया, तो और भी ईजी हो गया ना, रिपीट इज एन ईजी पेपर। फिर नेक्स्ट आप देखें इन अकॉर्डेंस विद स्टेटमेंट एग्जामिन अलाइन द रेस्पेक्टिव स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस पूछा है। तो ये भी अगर आप 7B में देखेंगे तो स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आएंगे ना, तो यू विल फाइंड दैट द चैप्टर हैज़ ऑल्सो मैथ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, और यहाँ पर स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी हमने मार्क करके दिया था आपको। फिर उसके बाद क्या बोला, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स, अलाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। तो 8A में ये बोला था। देखो अब यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक स्ट्रक्चर है, ट्रांसलेशन है, टेस्ट है, SBU है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर तो मैच नहीं हुआ जो टॉपिक हमने लिखा, बट एक नया कुछ यहाँ पे आ गया। तो सुपर 50 में चैप्टर मैच हुआ बट नॉट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, चैप्टर मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्या है, नेक्स्ट क्रिटिकली असेस इंपॉर्टेंट रीजन दैट लेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। रीजंस जिसके लिए आप BPR करते हो, तो कंसर्न्स फॉर BPR हमने यहाँ पे टॉपिक में डाला था। ठीक है, अब देखिए 8AB में ये डाला हुआ भी है, 8AB में ऑलरेडी ये डाला हुआ भी है, राइट। फिर आपको क्या बोला है, B में एक और पूछ लिया नया क्वेश्चन, कंसर्न्स। अच्छा, कंसर्न्स डाला था, तो कंसर्न तो यहाँ पे है, रीजंस नहीं डाला था, तो रीजंस आप पढ़ सकते थे अपने से, ये मैच नहीं हुआ बट ये मैच हो गया। ठीक है, रीजंस फॉर BPR। तो ऑल इन ऑल काफ़ी हद तक अगर हम लोग मैच करा पाए तो मतलब काफ़ी इजी पेपर ही आया होगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि पेपर में आराम से एग्जामिनेशन स्कोर किया जा सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और अगर आप क्या है ना, टाइम टू टाइम ये भी फॉलो करते रहें, जो यूट्यूब में अपने वीडियोस डाल रहे हैं उसको फॉलो करें, उसको इग्नोर ना करें, तो आपको बहुत हेल्प होगा। और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह का चीज़ हम लोग आगे भी आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब में। आने वाले अटेम्प्ट्स में अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करिएगा, आप पास हो जाएंगे 100%, बट आगे वाले सब्जेक्ट्स के लिए और आने वाले टर्म के लिए भी आप बने जरूर रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा, राइट। तो दिस इज इट इन दिस शॉर्ट सेशन।
आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या करना है, एक बार जो भी हमारा अगर सुपर 50 क्वेश्चंस उस एग्जाम के लिए अवेलेबल है तो आप प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। व्हाट इज योर नेक्स्ट एग्जाम? सो योर नेक्स्ट एग्जाम इज एक्चुअली FA। तो FA का सुपर 50 अभी मैंने नहीं बनाया है कुछ, बट आप अगर देखेंगे तो अब नेक्स्ट हमारा सुपर 50 मिलेगा आपको FMDA के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए और MA के लिए। तो उन एग्जाम्स में प्लीज़ ज़रूर रेफर कर लीजिएगा, एक बार उस पर थोड़ा सा जोर डाल के रिविज़न कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा आपको पेपर नोन सा लगेगा, राइट। और बाकी हम लोग मिलते हैं और भी पेपर के रिव्यूज़ के साथ। तब तक आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, नींद पूरा करिए, एकदम भी चिंता मत करिए, अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। और कई बार होता है एग्जाम हॉल में जाते हैं, कोई लोग छेड़ देता है ये पढ़ के आया वो पढ़ के आया, तो उसका एकदम भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। जो पढ़ के गए बस उसी पे विश्वास करके जाएंगे। और जो करना है अभी एग्ज़ाम के पहले दिन एक समरी नोट्स को रिवाइज करके फिर आप अपना जो सुपर 50 का क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड लगे उसको नेक्स्ट डे सुबह उठ के फिर से एक बार देख लीजिए। MCQ में भी जो MCQ आपको तगड़ा लगा था या ट्रिकी लगा था उसका सर्कल किया होगा, उस सबको एक बार देख लीजिए। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अगर वो टिक मार्क नहीं कर रखा है, ट्रिकी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, तो रैंडम हर पेज से 1-2 MCQ करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो दिस इज हाउ यू शुड मूव एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू। आई विल सी यू सून, तब तक बने रहिएगा प्लीज़।